हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोल फाइटिंग कंपटीशन अपने अख्तिताम तक पहुंचने वाला था, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर फाइनल मैचेस हो रहे हैं, जिसमें से पहला क्वार्टर फाइनल यहाँ शेक एकेडमी वर्सेस मिंगडू सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी के दरमियान हुआ, जिसे जीतते हुए शेक एकेडमी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। यहाँ शेक एकेडमी के जीतने के बाद सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच प्राउड सोर्ड सेक्ट वर्सेस हेवनली ड्रैगन गेट सेक्ट के दरमियान होने वाला था। यहाँ इन दोनों ही टीम्स के कैप्टन कमाल के थे, लेकिन यू टियानलोंग का कोई भी जवाब नहीं, क्योंकि उसके पास भी बिल्कुल मिस्टर बीबी की तरह सेम मार्शल सोल थी, बल्कि उसकी मार्शल सोल तो मिस्टर बीबी के मार्शल सोल से भी एक लेवल ऊपर थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो आसानी के साथ यहाँ बाइफेंग को हरा देता है, जिसका मतलब कि हेवनली ड्रैगन गेट भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया गया, जहाँ यूहा और उसके दोस्त मिलकर कल के लिए प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि कल के दिन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच होगा, जहाँ पर टैंक सेट का मुकाबला स्नो डीमन सेक्ट्स के साथ होने वाला है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और उसके दोस्त अपने होटल रूम से बाहर जा रहे थे, जहाँ मिस्टर बीबी अपने साथियों से कह रहा था कि पहला क्वार्टर फाइनल मैच सन वो नेशनल एकेडमी वर्सेस इवल सोल चर्च के दरमियान होगा, जिसमें विनर डिक्लेयर करने में काफी सारा वक्त लगेगा। इसलिए हम लोगों के पास समय रहेगा कि हम लोग उससे पहले जाकर तैयारी कर सके। इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग जैसे अपने रूम से बाहर निकलते, तभी अचानक वहाँ पर यूहा की नजर प्रिंसेस ज्यूजू पर पड़ गई, जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि उसके सारे के सारे टीममेट्स काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर स्ट्रेचर पर यहाँ से जा रहे थे, जो देखकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि प्रिंसेस ज्यूजू, आखिर तुम लोगों का मैच इतनी जल्दी फिनिश कैसे हो गया। इस पर प्रिंसेस ज्यूजू उसे बताती है कि इवल सोल चर्च बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ उनके एक ही मेंबर ने मेरे सारे के सारे साथियों का ये हशर कर दिया है, जो देखकर तो यूहो के दोस्त भी काफी सारा शौक थे। जू सेंशी यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि होली स्पिरिट चर्च इतना ज्यादा पावरफुल होगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ जाने से पहले प्रिंसेस ज्यूजू यहाँ यूहो से कहती है कि तुम लोगों का मुकाबला स्नो डीमन सेक्ट से होगा, जहाँ पर प्रिंसेस वीना भी मौजूद है, इसलिए तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। जो कहते ही वो अपने टीममेट्स के साथ यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ अरीना का सीन दिखाया गया, जहाँ चीफ रेफरी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा था कि यह सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है, जो मैच होगा टंग सेट के 7 मास्टर वर्सेस स्नो डीमन सेक्ट के दरमियान। मैं इन दोनों ही टीम मेंबर्स को यहाँ अरीना में इन्वाइट करता हूँ, जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसे ही करने लगे और यहाँ पर लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जहां हमें देखने को मिलता है कि टंग सेट के सपोर्टर इस वक्त ज्यादा थे, लेकिन स्नो डीमन सेट भी काफी सारा अजीब था, क्योंकि इतनी सारा गर्मी में भी उन लोगों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर वहां के लोग काफी सारा सरप्राइज थे। इवन की क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर स्नो डीमन सेट की पावर देखने के लिए काफी सारा एक्साइटेड था। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने दोनों ही टीम से एक एक इंडिविजुअल को अरीना की तरफ इंडिविजुअल मैच फाइट करने के लिए बुला लिया था, जहाँ टंग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यूहा फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है। दूसरी तरफ स्नो डीमन सेट को रिप्रेजेंट करने वाले लड़के का नाम यांग फेंग था, जो कि खुद को यूहो के साथ रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फौरन अपने ओरिजिनल बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका था। साथ ही साथ यांग फेंग के हाथ भी अजीब तरीके से बदल चुके थे, जो कि इस बात को प्रूव कर रहा था कि यांग फेंग की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ यांग फेंग को अपनी ओरिजिनल बॉडी मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट करता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस समझ गया था कि ये लोग जरूर बॉडी सेट का ही हिस्सा है, जिस पर मास्टर जिंग को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक बार बॉडी सेट ने उनकी मैंगडी हाल पर हमला किया था, लेकिन अभी तक मास्टर जिंग उस बात का बदला नहीं ले पाए हैं। जबकि दूसरी तरफ नीचे अरीना में मौजूद यूहा भी यहाँ पर यांग फेंग को इस ओरिजिनल बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा, और वो कल रात की बातों को याद करता है, जहाँ यूहा ने अपने दोस्तों से कहा था कि स्नो डीमन सेट के पास यकीनन बॉडी मार्शल सोल्स होगी, जो कि उनकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। बॉडी सेट की तो यही खासियत है, उन्हें 1 वर्सेस 1 इंडिविजुअल फाइट में हराना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम लोग शेक एकेडमी की स्ट्रेटेजी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम लोगों को इंडिविजुअल फाइट में स्नो डीमन सेट के 3 वॉरियर्स को हराना होगा। एक बार हम उनके 3 वॉरियर्स को हरा दे, उसके बाद हम इंडिविजुअल फाइट में विड्रा करते हुए सीधा उन्हें टीम फाइट की तरफ धकेल देंगे, और उन्हें मजबूरन हमारे साथ टीम वर्सेस टीम बैटल लड़नी होगी, जहाँ टीम बैटल में शायद हम उनका मुकाबला कर पाए। ये सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है, फिर तो हमें अपने पास से एक ऐसा वॉरियर भेजना होगा जो कि 3
स्नो डीमन सेट के वॉरियर्स को हरा दे और साथ ही साथ उसकी खुद की एनर्जी भी कम ना हो और वो इंजर्ड भी ना हो। मुझे ये काम काफी जरा डिफिकल्ट लग रहा है। जो सुनकर यूहो ने जवाब दिया, इसलिए ये काम मैं खुद करूंगा। जो सुनकर तो मिस टांगुटोंग यूहो के लिए परेशान हो गई थी और वो यूहो से कहती है कि नहीं, तुम उनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इंजरीज अभी तक भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई और दूसरी तरफ स्नो डीमन सेट बॉडी सेट से निकला हुआ है, यानी कि उनके अटैक काफी सारा फियर्स और इवल होंगे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि यू एक डिसेबल इंसान होने का यही तो फायदा है कि स्नो डीमन सेट ने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की होगी कि मैं उनसे फर्स्ट फाइट करने के लिए आऊंगा। साथ ही साथ मेरे पास भी उन्हीं की तरह बिल्कुल सेम बॉडी मार्शल सोल यानी कि मेरी स्पिरिट आइज है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे पास कई सारे मल्टीपल मार्शल सोल और कॉम्बैट मेथड्स है, जिसकी वजह से मैं एक परफेक्ट चॉइस रहूंगा। मुझे खुद पर पूरे यकीन है कि मैं जाने से पहले स्नो डीमन सेट के 1 या 2 वॉरियर को तो आसानी के साथ हरा सकता हूँ। साथ ही साथ अगर सोचो कि मैं यहाँ पर इंजर्ड हो भी गया तब भी टीम बैटल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे रहकर वैसे भी सिर्फ कमांड और सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। तो फिलहाल के लिए यही सबसे बेहतर टैक्टिक है और वैसे भी यही बेस्ट मौका होगा अपने सेकंड मार्शल सोल अवेकनिंग कराने के लिए। दोस्तों वैसे तो हर एक कल्टिवेटर की सिर्फ एक बार ही मार्शल सोल अवेकनिंग होती है जो कि यूहो की मार्शल सोल की फर्स्ट एपिसोड में ही हो चुकी थी, लेकिन बॉडी मार्शल सोल होने का यही फायदा है कि आप लोग सेकंड अवेकनिंग भी कर सकते हो, जिस सेकंड अवेकनिंग के बाद उस कल्टिवेटर की मार्शल सोल बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ यही सब सोचते हुए सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग फेंग अपने मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए जोर से जमीन को हिट करता है, जिसकी वजह से इस अटैक का इफेक्ट इसी के साथ यहाँ यूहो की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ यूहो भी काफी कूल तरीके से अपने हाथ को सामने की तरफ उठाते हुए आइस एम्परर प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट कर चुका। इसी तरह से यूहो ने आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो कूल तरीके से यांग फेंग को इशारा करते हुए कहता है कि चलो आगे बढ़ो, जो देखकर यांग फेंग जो कि गुस्से में था वो तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से यूहो के पास आकर अपने पंचेस की बरसात उस पर करने शुरू हो गया। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि यूहो तो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा है, जो देखकर तो यांग फेंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो। जो सब कहते हुए यांग फेंग यहाँ अपना लास्ट पंच करने ही वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया, जिस धकेले के साथ हम देखते हैं कि यांग फेंग के हाथ से खून भी निकल रहा था। जो सब इसीलिए क्योंकि यूहो ने लास्ट मोमेंट पर अपने गोल्डन बियर क्लॉ बाहर निकाल लिए थे। ऊपर की तरफ से स्टार्ड वो नेशनल एकेडमी की प्रिंसेस भी ये सब देख रही थी, जो कि इम्प्रेस होते हुए अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर यूहो सिर्फ व्हील चेयर पर भी बैठकर ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर सकता है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम लोग यहाँ अरीना से बाहर यांग फेंग के एक और पार्टनर को देखते हैं, जो कि यांग फेंग से कह रहा था कि यांग फेंग तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं। जो बात सुनती दूसरी तरफ अरीना में मौजूद यांग फेंग ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया। वो यूहो से कहता है कि मुझे माफ कर देना छोटे भाई, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। ये कहती है अचानक से हम देखते हैं कि यांग फेंग ने अपने मेन बॉडी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर अनलीश हो रही है। दूसरी तरफ यूहो भी यांग फेंग की सेकंड अवेकनिंग को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था और वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि मैं इसी मौके का तो वेट कर रहा था। साथ ही साथ यूहो पास के उन लम्हों को याद भी करता है जब उसने एल्डर मू से सवाल करा था कि आखिर मैं इस बॉडी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग को कैसे कर सकता हूँ। इस पर एल्डर मू ने यूहो को जवाब दिया था कि बॉडी सेट का फर्स्ट लीडर ही था जिसने इस मार्शल सोल सेकंड अवेकनिंग के बारे में डिस्कवर किया था, और अभी के लिए मेन बॉडी सेकंड अवेकनिंग टेक्निक सिर्फ बॉडी सेट के पास ही है, जिन्होंने इस टेक्निक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसे तुम इस सेकंड अवेकनिंग के लेवल भी समझ सकते हो। पहला है ब्लैक आयरन, दूसरा है ब्रोंज, तीसरा है सिल्वर और लास्ट में आता है गोल्ड। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि गोल्ड लेवल की सेकंड अवेकनिंग कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर टेक्निक है। साथ ही साथ उन्होंने यूहो को ये भी बताया था कि मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि अगर तुम्हारी स्पिरिट आइज की सेकंड अवेकनिंग हो भी गई तब भी ये एक ब्रोंज लेवल की सेकंड अवेकनिंग होगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग फेंग ने अपने सेकंड अवेकनिंग करके दोनों ही फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ यहाँ यूहो पर हमला बोल दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए यूहो ने यहाँ स्नो गर्ल के स्नो पाम टेक्निक और स्नो डोमेन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी यूहो देखता है कि यांग फेंग उसकी इस डिफेंस टेक्निक को लगातार अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए तोड़ रहा था, जो कि ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि सेकंड अवेकनिंग की ब्रोंज लेवल टेक्निक ही सिर्फ इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो सोचो कि गोल्ड लेवल कितनी ज्यादा डेंजरस होगी। यहाँ यूहो ये सब अपने मन में सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यांग फेंग ने अपना फाइनल पंच करते हुए आखिरकार उस स्नो पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उसके दोनों स्पिरिचुअल पंचेस तीसी के साथ यूहो की तरफ बढ़ रहे थे और यूहो ने भी हाथ फैला दिए थे जैसे कि वो हार मान चुका है। ये देखकर तो वहाँ पर मुझे सबके सब लोग ही काफी सारा शौक हो चुके थे, इवन कि यांग फेंग भी मुस्कुराकर यही सोच रहा था कि इसने हार मान लिया, अब ये रेजिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक यूहो के चेहरे पर उसे एक स्माइल देखने को मिली, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूहो ने फौरन से चुटकी बजाते हुए
यहाँ सोल रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यांगफेंग और खुद की लोकेशन को एक दूसरे के साथ स्वाइप कर लिया। यानी कि यांगफेंग का वो पावरफुल अटैक जो कि उसने यूहो पर चला था, खुद यांगफेंग उसके सामने आ चुका है, जिससे शायद वो बच भी नहीं सकता। ये देखकर चीफ रेफरी उसकी जान बचाने के लिए फौरन से यांगफेंग के सामने आ जाता है, जहां उसने अपने इंडिस्ट्रक्टिबल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक तो कर दिया ताकि वो यांगफेंग की जान बचा सके। लेकिन चूंकि चीफ रेफरी को इंटरफियर करना पड़ा, इसका मतलब कि यूहो इस राउंड को जीत चुका है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था।